नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे और कापी कलम लेकर के तैयार होंगे प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो फिर देर किस बात की है, चलिए प्रश्नों का सिलसिला शुरू करते हैं और देखते हैं कि प्रीवियस ईयर में कैसे ही जीके जीएस के क्वेश्चन आए थे, लेवल कैसा था। पहले प्रश्न की अगर बात करूं तो महात्मा गांधी से संबंधित क्वेश्चन है। महात्मा गांधी से संबंधित क्वेश्चन एसएससी में निश्चित तौर पे चाहे कोई भी एग्जाम हो आता ही आता है। ठीक है, एसएससी क्या कोई भी एग्जाम हो, महात्मा गांधी से संबंधित क्वेश्चन निश्चित तौर पे, चाहे उनके आंदोलन हो, चाहे उनकी पुस्तकें हो, कुछ भी हो, निश्चित तौर पूछा जाता है। ठीक है, तो पहला प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने किस वर्ष किसानों के समर्थन में गुजरात के खेड़ा जिले में एक सत्याग्रह का आयोजन किया था। ठीक है, चलिए इसका आंसर तो मैं बता दूंगा। यहाँ पे एक चीज और बता दूं आपको कि खेड़ा जिले में महात्मा गांधी ने जो आंदोलन, ये सत्याग्रह जो किया था जो है, ये उनकी जिंदगी का भारत में बात कर रहा हूँ मैं जो है, ये दूसरा सत्याग्रह था। जब तक मैं आंसर बताता हूँ आपको, तब तक आपको कमेंट करके ये बताना है कि महात्मा गांधी के द्वारा भारत में किया गया पहला सत्याग्रह कौन सा था। वो नाम आपको कमेंट करना है। ठीक है, बात करता हूँ गुजरात के खेड़ा जिले में जो सत्याग्रह महात्मा गांधी ने किया था। ठीक है, जो आपसे पूछा गया है कि उन्होंने कब किया था, तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1918। ठीक है, 1918 में जो है गुजरात के खेड़ा जिले में जो है महात्मा गांधी ने किसानों के लिए सत्याग्रह किया था और ये बहुत बड़ा आंदोलन था। ठीक है, अब बात करते हैं आपसे जो मैंने क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, ये तो दूसरा सत्याग्रह है, महात्मा गांधी के द्वारा किया गया क्या है, ये दूसरा सत्याग्रह है। ठीक है, पहले की अगर बात करूं, पहला सत्याग्रह कौन था जो महात्मा गांधी के द्वारा किया गया, जो मैंने आपसे पूछा अभी, तो वो है चंपारण। ठीक है, चंपारण, चंपारण सत्याग्रह। चंपारण कहाँ पड़ता है भैया, चंपारण पड़ता है बिहार में। ठीक है, चलिए इतनी बात तो मैंने बता दी। अच्छा, कब हुआ था ये भी बता देता हूँ आपको, 1917 में उन्होंने किया था ये चंपारण में। ठीक है, अब आपको कमेंट करके ये बताना है कि चंपारण जो सत्याग्रह महात्मा गांधी ने किया था, ये महात्मा गांधी का जो पहला आंदोलन था हिंदुस्तान में, ये किस चीज पर आधारित था, किस चीज के विरोध पर आधारित था चंपारण आंदोलन बिहार का। ठीक है, ये आपको कमेंट करना है। ठीक है, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। निम्नलिखित में से किस शहर में 2022 में भारत लगातार छठी बार भारत के सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार जीता है। ठीक है, 2022 की बात है, क्योंकि पेपर में वही करा रहा हूँ आपको जो है, तो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, उस समय करंट अफेयर पूछा गया था। अब आपको जो जानना है वो 2023 के बारे में जानना है, 2023 या 2024 के बारे में आपको जानना है। फिलहाल बात कर लेते हैं 2022 में जो है किस शहर को सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार दिया गया था। तो शहर है इंदौर। ऑप्शन नंबर जो 3 आपका है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। इंदौर को जो है लगातार छठवीं बार, इंदौर को लगातार छठवीं बार जो है ये पुरस्कार मिला। ठीक है, तो ये उस समय की बात है। अब वर्तमान की अगर बात करूं तो आपसे जो पूछा जाएगा, अगर पूछा जाता है इस बार क्वेश्चन अगर आता है तो 2023 पूछा जाएगा आपसे। तो 2023 की अगर बात करूं तो इंदौर प्लस, इंदौर को तो मिला ही, इंदौर को 7वीं बार मिला है इस बार, इंदौर प्लस सूरत, ध्यान रखना है, ये संयुक्त रूप से जो है स्वच्छ शहर का पुरस्कार दिया गया है। कब, 2023 में। ठीक है, ठीक, बात क्लियर हो गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। वर्ली चित्रकला भारत के डैश राज्य की लोक चित्रकला है। तो वर्ली चित्रकला भारत के किस राज्य की लोक चित्रकला है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, देखिए वर्ली जो चित्रकला है ये महाराष्ट्र की चित्रकला है। कहाँ की है, महाराष्ट्र, इसका राइट आंसर है। जैसे कि आपके शास्त्रीय नृत्य है ना, 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, टोटल कितने शास्त्रीय नृत्य आपके हिंदुस्तान में है, 8 है। वैसे ही मान्यता प्राप्त लोक चित्रकलाओं की अगर बात की जाए तो मान्यता प्राप्त लोक चित्रकलाएं भारत में कितनी है, 8 है भैया। कितनी है, 8 है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, 8, हाँ, 8 चित्रकलाएं हैं भारत में मान्यता प्राप्त है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, एक एक करके मैं उसके बारे में बात करूंगा। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं पहले जो है उड़ीसा की। ठीक है, उड़ीसा की चित्रकला की अगर बात की जाए, कहाँ की, उड़ीसा, ओडिशा। ठीक है,
उड़ीसा की जो चित्रकला है उसको बोलते हैं क्या? उसको बोलते हैं भैया पट्टचित्र। क्या बोलते हैं? पट्टचित्र। उसको बोलते हैं पट्टचित्र। ये उड़ीसा की चित्रकला है, ठीक है। पट्टचित्र, पट्ट का मतलब क्या होता है? कपड़ा होता है, मतलब कपड़े के ऊपर ये जो है चित्रकारी जो की जाती है, ठीक है। इसमें भगवान जगन्नाथ और मतलब देवी देवताओं के बारे में जो है कपड़े पे चित्रकारी की जाती है। तो उड़ीसा की चित्रकला है, उड़ीसा की लोक चित्रकला है क्या? पट्टचित्र, जो मान्यता प्राप्त चित्रकला है, ठीक है। अगला है कलमकारी। नंबर 2 की बात करें तो कलमकारी, कलमकारी, ठीक है। अब बात भैया होगी कलमकारी कहाँ की है? कलमकारी जो है ये आंध्र प्रदेश की, कहाँ की है? आंध्र प्रदेश की है, ये ध्यान रखना है आपको। नंबर 3 की अगर बात करूं तो पिथौरा पेंटिंग। क्या है? पिथौरा, पिथौरा। नोट करते जाइएगा मेरे भाई। पिथौरा पेंटिंग ये कहाँ की है? ये है गुजरात की। कहाँ की है? गुजरात की है, ठीक है। आगे बात करूं अगर जो है अगला जो है अ, काली घाट, काली घाट पटकला, ठीक है। हाँ, नंबर 3 हो गया ना। हाँ, नंबर 3, नंबर 3 जो है काली घाट। अच्छा, काली घाट कहाँ है? काली घाट पटकला, ठीक है। काली घाट पटकला जो है चित्रकारी जो है ये कहाँ की है? ये पश्चिम बंगाल की है, वेस्ट बंगाल, आपको ध्यान में रखना है। नंबर 4 की अगर बात करूं तो फर्श पेंटिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्श पेंटिंग, फर्श पेंटिंग कहा जा रहा है लेकिन इसके बहुत सारे नाम हैं। फर्श पेंटिंग यूपी में इसको चौक पूर्णा कहते हैं। चौक पूर्णा समझ रहे हैं आप? ध्यान आ रही है आपको बात जो है? जब आप सत्यनारायण भगवान कथा सुनते हैं या शादी ब्याह होता है तो घर में नाऊ या नाउन आते हैं ना, तो चौक पूरते हैं ना, वो आटे से जो बनाते हैं जमीन पर। याद आया कुछ? वही है, उसी को फर्श पेंटिंग कहते हैं। तो यूपी में उसको बोलते हैं चौक पूरना, बिहार में बोलते हैं अरिपाना, महाराष्ट्र में इसी को रंगोली कहा जाता है। हाँ, ठीक है। तो चौथा हो गया फर्श पेंटिंग, किसके संबंध इसका है? इसका संबंध है यूपी से, ठीक है। अगला है जो है जो आपका थांग का पेंटिंग। क्या है? थांग का पेंटिंग, ठीक है। थांग का पेंटिंग, थांग का पेंटिंग कहाँ का है भैया? थांग का पेंटिंग ये जो है तिब्बती समाज, जो तिब्बती हैं जो है ना, तिब्बती समाज, उनके द्वारा जो चित्रकारी की जाती है उसको बोलते हैं थांग का पेंटिंग। वर्ली के बारे में आपको मैंने बता ही दिया जो है। वर्ली पेंटिंग कहाँ की है? ये महाराष्ट्र की है, ये बात हुई गई चर्चा। हाँ, ये सारी बातें क्लियर हो गई ना जो है। हाँ, कुल मिला के ये 8 पेंटिंग है। कौन कौन सी है नाम दोहरा दे रहा हूँ। पट्टचित्र है उड़ीसा का, कलमकारी आंध्र प्रदेश, पिथौरा पेंटिंग गुजरात का है, काली घाट पटकला पश्चिम बंगाल का है, फर्श पेंटिंग उत्तर प्रदेश का है, और चांगका पेंटिंग ये तिब्बती का है, तिब्बती समाज का है, और वर्ली पेंटिंग जो है ये महाराष्ट्र का है। इस तरह से टोटल 8 जो है चित्रकलाएं हैं जो मान्यता प्राप्त हैं, ठीक है। अच्छा, अब यूपी की बात आई है, फर्स्ट पेंटिंग यूपी का है, तो यूपी से क्वेश्चन और बनता है कि चिकनकारी, चिकनकारी जो है कला कहाँ की है? तो चिकनकारी जो कला है ये यूपी लखनऊ की है, जो कि कपड़े पे की जाती है, सुई धागे की कढ़ाई कढ़ाई होती है, ठीक है। तो चलिए फिर जो है, तो बात मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होगी। सारी बातें ये जो है नोट्स में समझ रहा हूँ कि आप निश्चित तौर बना रहे होंगे, ठीक है। हाँ, चलिए फिर तब अगले प्रश्न में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने यूएस ओपन 2022 के पुरुष एकल का खिताब जीता? देखिए, अब 2022 का पेपर है तो उसमें उसमें का करंट अफेयर्स था, तो इसका आंसर हम जरूर आपको बताएंगे। जीके में आपका हिस्ट्री जीके में आ सकता है कि यूएस ओपन 2022 में एकल खिताब किसने जीता था, ठीक है। तो आंसर तो बता ही देंगे। आपको जो जानना चाहिए वो 2023 के बारे में या 2024 के बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कार्लोस अल्कारेज, ठीक है। कार्लोस अल्कारेज ने 2022 में जो है यूएस ओपन जीता था, ठीक है। 2023 की अगर बात करूं, जो करंट अफेयर्स आपसे पूछा जाएगा इस बार, 2023 में यूएस ओपन किसने जीता? तो जीता नोवाक, नोवाक, नोवाक जोकोविच, ठीक है। नोवाक डिजो जोकोविच, ये नाम आपको ध्यान रखना 2023 का।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात करूं तो एक डैश 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 इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो एक कमजोर संकेत प्राप्त करता है और इसे पुनः प्रेषित रीजनरेट करता है। तो रीजनरेट करता है भैया, देखिए यहाँ पे हब है, स्विच है, राउटर, रिपीटर, मतलब ये सब पूरा क्या है, सारे के सारे आंसर क्या है, कंप्यूटर से लगे हुए हैं। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे, राइट, यहाँ पे आंसर है रिपीटर। रिपीट कर रहा है ना, जो रीजनरेट कर रहा है ना, तो रिपीटर हो गया। ठीक है। अब आपसे यहाँ पे क्वेश्चन एक पूछा जा सकता है कि रिपीटर का संबंध किससे है, तो रिपीटर का संबंध है टेली कम्युनिकेशन से। टेली कम्युनिकेशन से, ठीक है, टेली कम्युनिकेशन से संबंध है रिपीटर के। क्या करता है ये, जो कमजोर सिग्नल मिलता है ना, उस कमजोर सिग्नल को और बूस्ट करके फिर आगे बढ़ाता है। जैसे कि ट्रांसफार्मर क्या करता है, बिजली को कम या ज्यादा करके आगे प्रेषित करता है, वैसे ये रिपीटर होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। रजिया को दिल्ली सल्तनत के सिंहासन से किस वर्ष हटाया गया था। तो इसका आंसर तो आपको हम जरूर बताएंगे, लेकिन आपको ये बताना है, जब तक आंसर बताता तब तक कमेंट करके आप भी बताइए, जो है कि रजिया सुल्तान का संबंध, रजिया सुल्तान या रजिया सुल्ताना का संबंध किस वंश से था और उनके पिता का नाम क्या था। ये दोनों आपको कमेंट करना है, कमेंट करिए जल्दी से आपको, और आंसर मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1240। हाँ, 1240 ऑप्शन नंबर जो एक है इसका, ये राइट आंसर है। 1240 में जो है रजिया सुल्ताना को या रजिया सुल्तान को जो है सिंहासन से हटाया गया था। 3 वर्ष का इनका शासनकाल था जो है। ठीक है। और और जो आपसे मैंने प्रश्न पूछा था, रजिया सुल्तान का संबंध किससे है, गुलाम वंश से है। किससे है, गुलाम, मुस्लिम वंश से तो है ही है। मुस्लिम वंश में किससे इनका संबंध है, गुलाम वंश से। इनके पिता का क्या नाम था भैया, इनके पिता का नाम था इल्तुतमिश। ठीक है, क्या नाम था, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश, ठीक है, इल्तुतमिश, ये इनके पिता का नाम था। ठीक है। तो गुलाम वंश की सास क्या थी, रजिया सुल्ताना। ठीक। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध कनाडा के संविधान से लिया गया है। ठीक है। तो कनाडा के संविधान से जो लिया गया है वो लिया गया है उच्चतम न्यायालय का परामर्शदायी क्षेत्राधिकार। ठीक है। ये कहाँ से लिया गया है, ये कनाडा से लिया गया है। ठीक। अब यहाँ पे नंबर 2 जो लगा हुआ है ऑप्शन आपका, गणराज्य। गणराज्य की संकल्पना ये कहाँ से लिया गया भैया, ये लिया गया है फ्रांस से। ठीक है। ये कहाँ से लिया गया है, मेरी पेन सही नहीं चल रही है, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं एक पेन खरीद सकूं। इसी तरह से लोकल जुगाड़ का पेन से, जुगाड़ के पेन से आपको पढ़ाता हूँ। हाँ, ठीक है। तो गणराज्य की संकल्पना कहाँ से लिया गया है, ये फ्रांस से लिया गया है। समवर्ती सूची, समवर्ती सूची की संकल्पना है कहाँ से लिया गया भैया, ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से। न्यायपालिका की स्वतंत्रता या विधि की समक्ष समानता जिसको आप कहते हैं, ये कहाँ से लिया गया भैया, ये इंग्लैंड से लिया गया है। ठीक है, इंग्लैंड से लिया गया। ठीक है। मेरी पेन जो ठीक से नहीं चलती है तो इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, सॉरी बोलता हूँ आप लोगों से, माफ़ करिएगा। ठीक है। प्रयास करता हूँ कि आपको अच्छे से पढ़ा दूँ। ठीक है। सुन लिया करिए, मैं जो कहता हूँ उसको सुन लिया करिए। ठीक है। लिखने पर मत जाया करिए आप लोग जो है, क्योंकि पेन मेरी सही ढंग से नहीं काम कर रही है। अपने हिसाब से मैंने इसको बनाया है जो है। ठीक है। और उसी से आप लोगों को पढ़ाता हूँ। ठीक। तो देखिए, उच्चतम न्यायालय का परामर्शदायी क्षेत्राधिकार ये कहाँ से लिया गया है भैया, कनाडा से लिया गया है। गणराज्य की संकल्पना कहाँ से लिया गया है, फ्रांस से लिया गया है। समवर्ती सूची की संकल्पना कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और न्यायपालिका की स्वतंत्रता या विधिक समझ की स्वतंत्रता कहाँ से लिया गया है, इंग्लैंड से लिया गया है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं, 8 पे चलते हैं। हर वीडियो में मैं यही आशा करता हूँ, यही विश्वास करता हूँ कि आप लोग का सहयोग बना रहेगा। ठीक है। और एक न एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। ठीक। कर्नाटक संगीत डैश तक ही सीमित है। कर्नाटक संगीत कहाँ तक सीमित है, पिछला वीडियो जो मैंने बनाया था उसमें पूरा डिटेल मैंने आपको बताया था। कर्नाटक संगीत मतलब ये क्या है, इसको बोलते हैं साउथ इंडियन म्यूजिक। कौन सा म्यूजिक है भैया, ये साउथ इंडियन म्यूजिक है। ठीक है। साउथ इंडियन म्यूजिक और नॉर्थ इंडियन म्यूजिक ये दोनों अलग हैं। साउथ इंडियन म्यूजिक का अपना अलग ही फिल्में हैं, अपनी अलग ही उसका कैटेगरी है। ठीक है। तो कर्नाटक संगीत कहाँ तक सीमित है, ठीक है। तो कर्नाटक जो संगीत आपका है ना, ये दक्षिण भारतीय जो राज्य हैं, कौन से, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल।
ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो 4 इसका है ये राइट आंसर है। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल में साउथ इंडियन म्यूजिक मतलब जो कर्नाटक संगीत कहते हैं ये सीमित है। ठीक है, अब आपको कमेंट करके ये बताना है, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो आपका उत्तर भारतीय संगीत है, ठीक है, जिसको हिंदुस्तानी संगीत भी कहा जाता है, ठीक है, उसका संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था, ये आपको कमेंट करना है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 9 पे चलते हैं। द वैल्यू एडेड ऑफ अ फर्म इट्स इज कैलकुलेटेड एज डैश। कहने का मतलब ये है कि द वैल्यू एडेड ऑफ अ फर्म, किसी फर्म की जो वैल्यू है होती है, जो कंपनी की जो वैल्यू होती है, किसी फर्म की जो वैल्यू होती है, उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो उसको कैलकुलेट करके जो फार्मूला होता है वो है वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द फर्म माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स यूज्ड बाय द फर्म। मतलब वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द फर्म, फर्म के द्वारा जो प्रोडक्शन किया जाता है, फर्म के द्वारा जो उत्पाद किया जाता है, उत्पादन किया जाता है, उसमें से जो गुड्स यूज किया गया, जो कच्चा माल यूज किया गया फर्म के द्वारा, उसको अगर हम माइनस कर दें तो वैल्यू मिल जाती है हमको। ठीक है, इस तरह से जो ऑप्शन नंबर जो एक आपका है, ऑप्शन नंबर 1, यही इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर बात करूं तो मिश्रण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो मिश्रण के संबंध में कौन सा कथन सही है। देखिए, बिलियन के बड़े अवयव को विलायक कहते हैं, ये तो सही है। ठीक है, बिलियन के छोटे अवयव को विलेय कहते हैं, ये भी सही है। ठीक है, कोलायड एक विस्मांगी मिश्रण है जिसके कणों का आकार बड़ा होता है। विस्मांगी तो ठीक है। अच्छा, चौथा देखते हैं, बिलियन दो या दो से अधिक पदार्थ का समांगी मिश्रण होता है, ये भी सही है। ये जो ऑप्शन नंबर जो 3 है यही आपका, यही गलत है। कोलायड एक विस्मांगी मिश्रण है जिसके कणों का आकार क्या होता है, बड़ा होता है, ये गड़बड़ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। करेगा मतलब ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था उस समय। ठीक है, 2022 का पेपर करा रहा हूँ चूंकि, इसलिए करंट अफेयर क्वेश्चन था। तो अब हम अगर बात करें, करंट की बात करें जो है, तो 2023 में किसने मेजबानी किया, फीफा वर्ल्ड कप 2023 की मेजबानी किसने की भैया जो है, तो किसने मेजबानी किया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने इसकी मेजबानी किया था। ऑप्शन नंबर जो 4 है ना, इसका राइट आंसर है। अब आपको ये तो मेजबानी की बात हो गई, 2023 फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी किसने की, इस पर क्वेश्चन आएगा। और क्वेश्चन क्या बनेगा आपका, और क्वेश्चन ये बनेगा कि इस बार विजेता कौन रहा 2023 में जो है, 2023 जो आपका जो है फीफा जो वर्ल्ड कप हुआ था, इसमें विजेता कौन रहा, विजेता रहा आपका स्पेन। कौन रहा, स्पेन। ठीक है, और सेकंड नंबर की अगर बात करूं, उप विजेता इसको बोलते हैं, तो उप विजेता आपका रहा कौन, इंग्लैंड रहा। कौन रहा, इंग्लैंड। उप विजेता कौन रहा, इंग्लैंड। ठीक, ये महत्वपूर्ण जो बातें हैं ये आपको जानना है। अगर फीफा वर्ल्ड कप से क्वेश्चन आता है तो आपसे यही पूछा जाएगा कि फीफा वर्ल्ड कप 2023 की मेजबानी किसने की, तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ध्यान रखिएगा। आपसे पूछा जाएगा कि फीफा वर्ल्ड कप 2023 किसने जीता, तो स्पेन ने जीता। सेकंड रनर अप कौन रहा, तो इंग्लैंड रहा, ये आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 12, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने फुटबॉल की संस्कृति को जमीनी स्तर पर ले जाने के लिए राज्य में फुटबॉल फॉर ऑल लॉन्च किया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है उड़ीसा। ऑप्शन नंबर जो 1 आपका है, इसका राइट आंसर है उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर लेते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण मध्य प्रदेश के डैश शहरों में आयोजित किया जाएगा। किया जाएगा नहीं भैया, हो चुका है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि 5वां जो संस्करण हुआ था खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो है, वो मध्य प्रदेश कितने शहरों में आयोजित किया गया था, तो मध्य प्रदेश के 8 शहरों में आयोजित किया गया था। ठीक है, अब आपको जो जो जानना है वो वर्तमान को जानना है, क्योंकि ये जो बात हो रही, कौन सा 5वें संस्करण की बात हुई ना। अब आपको जानना किसके बारे में है, 6वें संस्करण के बारे में आपको जानना है। ठीक है, ये आपसे पूछा जाएगा। अब तो 6वां जो संस्करण हुआ है ये कहाँ हुआ है भैया, ये तमिलनाडु में हुआ। कहाँ हुआ है, तमिलनाडु, तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु में हुआ, मतलब मेजबान कौन था, तमिलनाडु था। ठीक है, आपसे ये पूछा जाएगा कि अच्छा 2024 में हुआ, ये तो आपको 6वां जो संस्करण हुआ 2024 में हुआ, कहाँ हुआ, तमिलनाडु में हुआ। आपसे जो पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा कि
जो छठवां खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुआ उसका विजेता कौन था? विजेता था कौन? महाराष्ट्र। कौन था? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने टोटल 57, हाँ 57 गोल्ड जीते। ठीक है, जीत करके पहले नंबर पर रहा। और दूसरे नंबर पे रहा आपका जो है कौन रहा दूसरे नंबर पर? दूसरे नंबर पर रहा आपका तमिलनाडु। दूसरे नंबर पर कौन रहा? तमिलनाडु रहा। तमिलनाडु ने टोटल जो है 38 गोल्ड, कितने गोल्ड जो जीते जो है तमिलनाडु ने? तमिलनाडु, तमिलनाडु, तमिलनाडु ने भैया टोटल 38 गोल्ड, 38 गोल्ड जीत करके, मतलब जो मेजबान राज्य था, मेजबान जो स्टेट था जो है खेलो इंडिया यूथ गेम्स का, उसने टोटल 38 गोल्ड मेडल जीते हैं। महाराष्ट्र जो विजेता रहा इसका 57 गोल्ड मेडल जीते हैं। ठीक है, और जो छठवां संस्करण आपका हुआ है जो है, ये कहाँ हुआ है? ये तमिलनाडु में हुआ है। ठीक, तो इतनी बात क्लियर हो गई आपको? मतलब अब आपसे जो पूछा जाएगा वो 2024 का पूछा जाएगा। ठीक है, करंट अफेयर्स। हाँ, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, द्वितीयक बाजार पूर्व निर्गत प्रतिभूतियों को बेचने और खरीदने वाला बाजार है। नंबर 2, प्राथमिक बाजार को नए निर्गमन बाजार के नाम से भी जाना जाता है, मतलब न्यू इशू मार्केट के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा है, आरबीआई अपने खुले बाजार परिचालन के माध्यम से श्रेष्ठ प्रतिभूति बाजार में एक प्रमुख भूमिका निभाता है। और चौथा है कि औद्योगिक प्रतिभूति बाजार के श्रेष्ठ प्रतिभूति बाजार, मतलब गिल्ट इन इडगेट मार्केट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, औद्योगिक प्रतिभूति बाजार को श्रेष्ठ प्रतिभूति बाजार के नाम से भी जाना जाता है। जो इंडस्ट्रियल आपका जो होता है ना, औद्योगिक प्रतिभूति जो बाजार होता है, इसको श्रेष्ठ प्रतिभूति बाजार के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो 4 आपका है ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15, कर्क रेखा भारत के डैश राज्य से होकर गुजरती है? पंजाब से, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ से या केरल से? तो पंजाब से तो नहीं होगा, महाराष्ट्र से भी नहीं हो, केरल से भी हो। कहाँ से गुजरती है भैया? ये छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है। अब यहाँ पे एक फैक्ट आपको और बता दूं, छत्तीसगढ़ में पड़ता है जिला सूरजपुर। कौन सा जिला पड़ता है भैया? सूरजपुर, ध्यान रखिएगा, सूरजपुर। क्यों ध्यान रखना है वो भी आपको बता रहा हूँ, पिछले वीडियो में मैंने इसके बारे में चर्चा किया था। सूरजपुर वो जगह है जहां पर भारतीय मानक समय रेखा और कर्क रेखा दोनों क्या करती हैं? एक दूसरे को कट करती हैं। ठीक है, भारतीय मानक समय रेखा और कर्क रेखा दोनों एक दूसरे को क्या करती हैं? एक दूसरे को कट करती हैं। सूरजपुर ये छत्तीसगढ़ में पड़ता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। वायुदाब के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला क्या है? समुद्र तल पर वायुदाब सबसे कम होता है और ऊंचाई पर जाने पर बढ़ता जाता है। गलत है, नहीं। निम्न कौन सा कथन सही है ना? हाँ, ये गलत है। ठीक है, निम्न दाब स्पष्ट और साफ मौसम के साथ जुड़ा हुआ, नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है। उच्च दाब बादल युक्त आकाश और नव मौसम के साथ जुड़ा हुआ, ये भी गलत है। चौथा क्या है? वायु हमेशा उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है, ये बिल्कुल सही है। कोई भी चीज हो, कोई भी चीज हो, उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ ही जाती है। ठीक है, ये फैक्ट है, ये साइंस का फैक्ट है ये जो है। ठीक है, तो ये सही है आपका चौथा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 17 की अगर बात करूं तो क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी होती है? क्षोभ मंडल की ऊंचाई होती है 13 सेंटीमीटर। अब क्षोभ मंडल की बात अगर हुई है तो बाकी जो मंडल है उसकी बात कर लेते हैं। बाकी मंडल कौन सा भैया? वो है आपका समताप मंडल। क्या है? समताप, समताप मंडल। समताप मंडल की ऊंचाई कितनी होती है? कि समताप मंडल की ऊंचाई होती है 50 किलोमीटर। मतलब क्षोभ मंडल के बाद समताप मंडल का नंबर आता है। समताप मंडल के बाद नंबर आता है मध्य मंडल का। मध्य मंडल, इसकी ऊंचाई कितनी होती है भैया? इसकी ऊंचाई होती है 80 किलोमीटर। और इसके बाद आता है आयन मंडल का। किसका नंबर आता है? आयन मंडल का। इसकी ऊंचाई कितनी होती है भैया? ये कहाँ तक फैला होता है? 150 किलोमीटर तक। ठीक है, तो क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और आयन मंडल। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर लेते हैं। भारत का पहला
24 × 7 मतलब 24 घंटे 7 दिन सौर ऊर्जा से संचालित गांव मोढेरा किस राज्य में स्थित है। अब इससे आसान क्वेश्चन क्या मिलेगा, इसका जो राइट आंसर है वो है गुजरात। गुजरात में मोढेरा गांव जो है ये क्या है, सौर ऊर्जा संचालित है पहला गांव है। पहले शहर की अगर बात की जाए तो पहला शहर है कौन सा, वो है सांची। सांची में भैया एक स्तूप भी है ना, पूछा जाता है। सांची कहाँ है, ये मध्य प्रदेश में है। तो सांची जो है पहला शहर है जो पूर्णतया सौर ऊर्जा संचालित है। क्वेश्चन नंबर 20, बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है। तो श्री कृष्ण सिन्हा को बिहार केसरी के नाम से जानते हैं। लाला लाजपत राय को किस नाम से जानते हैं, पंजाब केसरी। पंजाब केसरी, ठीक है, नाम ये ध्यान रखना है आपको, पंजाब केसरी, ठीक है, पंजाब केसरी। राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अच्छा इनका जन्म कहाँ हुआ था, बिहार में हुआ था। बिहार में किस गांव में हुआ था, जीरादेई। ये आपने पढ़ा होगा हाई स्कूल में, जीरादेई नहीं पढ़ा है, कमेंट करके बताइएगा जीरादेई, ठीक है। भारत के पहले राष्ट्रपति कर्पूरी ठाकुर, जिनको जननायक कहा जाता है, जननायक, ठीक है। 2024 में इनको क्या मिला है, मरणोपरांत भारत का सर्वोच्च सम्मान क्या है, भारत रत्न। और किसको मिला है भैया, लाल कृष्ण आडवाणी को मिला है भारत रत्न, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किस वनस्पति जगत के पौधे को शैवाल के नाम से जाना जाता है। तो थैलोफाइटा, थैलोफाइटा को जो है वनस्पति जगत के पौधे को शैवाल के नाम से, थैलोफाइटा को किस नाम से जानते हैं, शैवाल के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 की बात कर लेते हैं, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी भैया, इससे आसान क्वेश्चन कौन सा मिलेगा, कोई नहीं मिलेगा, जेम्स चैडविक ने किया था। ई गोल्डस्टीन ने किसकी खोज किया था भैया, नहीं, अर्नेस्ट रदरफोर्ड। ये गोल्डस्टीन छोड़े, अर्नेस्ट रदरफोर्ड की बात करते हैं। रदरफोर्ड ने किसकी खोज किया था भैया, रदरफोर्ड ने जो है प्रोटॉन का खोज किया था, प्रोटॉन की खोज किया था। ठीक है, प्रोटॉन की खोज है। और प्रोटॉन की, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन की बात होगी, प्रोटॉन की बात, इलेक्ट्रॉन की बात भी करनी पड़ेगी ना। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, इलेक्ट्रॉन की, ELECTRON, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था। तो इलेक्ट्रॉन की खोज आपके किसने किया था, जे जे थॉमसन ने। किसने किया था, जे जे थॉमसन ने, ठीक है, जे जे थॉमसन ने किया था भैया। हाँ, तो बात तीनों बात क्लियर हो गई नहीं जो है। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था, जेम्स चैडविक ने किया। प्रोटॉन की खोज किसने किया, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने किया। और इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया भैया, जे जे थॉमसन ने किया। आपसे ये भी पूछा जाता है कब किया था, तो 1897, ध्यान में रखिएगा, 1897 में जे जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज किया था, ठीक है। अच्छा, नील्स बोहर और ई गोल्डस्टीन का संबंध किससे है, जरा कमेंट करके बताइएगा, मुझे याद नहीं है, आपको कमेंट करना है। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करना केंद्र सरकार का कर्तव्य है। तो कौन सा अनुच्छेद है ये आपको बताना है। तो भैया वह अनुच्छेद है 355, ठीक है, 355, ठीक है। अब 355 की बात तो हो गई, अब 358 की अगर बात करें, 358 में क्या है, 358 में है कि आपातकाल के दौरान, किस दौरान भैया, आपातकाल के दौरान आपके जो मौलिक अधिकार है ना, कौन से अधिकार, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार क्या होते हैं, स्वतः ही निरस्त हो जाते हैं, ठीक है। हाँ, और बात करते हैं अनुच्छेद, यहाँ पे है 356 की। 353 भी उसी संबंधित है, उसकी बात नहीं करते हैं। आप बताइए, कमेंट करके आप बताइएगा, हम 356 के बारे में आपको बता देते हैं। 356 जो है ये राज्य आपातकाल के बारे में बात करता है, मतलब राष्ट्रपति शासन जिसको बोलते हैं आप, राज्य आपातकाल, राष्ट्रपति शासन, ठीक है। तो 358 जो है ये आपातकाल में मौलिक अधिकारों के जो है स्वतः निलंबन के बारे में है। 356 जो है ये राजापातकाल के बारे में है। 355 जो है बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की सुरक्षा करने के सरकार के कर्तव्य के बारे में बात की गई है। 300 जो आपका 53 है, 353 में क्या बात किया गया है, ये कमेंट करके आपको बताना है। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24,
निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल MS एक्सेल 365 में खुली हुई वर्कबुक को बंद करने के लिए किया जाता है? वैसे कंप्यूटर से क्वेश्चन नहीं आता है, पूछ लिया गया है तो जानना जरूरी है। तो वर्कबुक को बंद करने के लिए जो शॉर्टकट कुंजी इस्तेमाल करते हैं वो आपका है Ctrl+W। क्या है भैया? कंट्रोल CTRL Ctrl+W। और ऑप्शन की बात कर लेते हैं, जो आपका Ctrl+CTRL Ctrl+X की अगर बात करूं तो ये आपका किसका है? ये आपका कट का है, ठीक है। और Ctrl+L की अगर बात करूं तो ये आपका है अलाइन। किधर अलाइन भैया? लेफ्ट साइड अलाइन करने के लिए होता है। और कंट्रोल+C की अगर बात करूं तो ये किसका है भैया? Ctrl+C ये कॉपी का है। किसका है? कॉपी, ठीक है, कॉपी। हाँ, कॉपी हो गया, कट हो गया, अलाइन हो गया, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 आज का लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में किस फिल्म को 2022 में बेस्ट फिल्म पॉपुलर चॉइस का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था? देखिए 2022 का पेपर मैं करा रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ आपको। तो फिल्म फेयर पुरस्कार की बात हो रही है, 2022 का है चूंकि, तो आपसे पूछा किसका जाएगा? 2023 या 2024 से क्वेश्चन आपके पास आएगा, ठीक है। तो 2024 फिल्म फेयर पुरस्कार बढ़ चुका है, तो आपसे 2024 ही पूछा जाएगा। फिलहाल 2022 की अगर बात करूं तो शेरशाह जो फिल्म थी, शेरशाह को 2022 में पॉपुलर चॉइस बेस्ट फिल्म पॉपुलर चॉइस का पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। अब फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 की अगर बात करूं तो इस बार जो है आपका 69वां, कौन सा था भैया? ये 69वां फिल्म फेयर पुरस्कार आयोजित किया गया। कहाँ किया गया ये आपको बताना है, गुजरात में किया गया, ठीक है। अब बात कर लेते हैं बेस्ट एक्टर की। तो बेस्ट एक्टर जो है आपके कौन थे? रणबीर कपूर, ठीक है। रणबीर कपूर जो है आपके बेस्ट एक्टर थे। इनकी फिल्म से आप पूछा जाएगा किस फिल्म के लिए इनको बेस्ट एक्टर चुना गया? तो एनिमल फिल्म के लिए, ठीक है। एनिमल फिल्म के लिए रणबीर कपूर को बेस्ट एक्टर का पुरस्कार दिया गया, बेस्ट फिल्म फेयर पुरस्कार प्रदान किया गया। बेस्ट एक्ट्रेस आपसे पूछा जाएगा तो ध्यान रखिएगा, आलिया भट्ट। कौन भट्ट है भैया? आलिया भट्ट है, आलिया भट्ट को जो है बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार दिया गया। आपसे पूछ लेगा किस फिल्म के लिए दिया गया? तो राखी और रानी की प्रेम कहानी। कौन सी फिल्म भैया? राखी और रानी की प्रेम कहानी। चलिए इसी के साथ हम अपनी कहानी का भी अंत करते हैं, वीडियो का एंड करते हैं, क्लास को एंड करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो, मेरी कहानी अगर अच्छी लगी हो तो जाते जाते एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो हर वीडियो में आपसे आशा करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर लीजिएगा और ऑल पे प्रेस करना मत भूलिएगा मेरे भाई, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। पूरा वीडियो आपने देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।